नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 डिजिटल के मंच से डिफेंस डोज में आपका स्वागत है। सुमित चौधरी TV9 भारतवर्ष के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। सुमित, आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा सन 1962 की भारत चीन जंग से, जब भारतीय सैनिक ज़मीन पर जो थे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे ठीक से। अक्सर कहा जाता है कि उस समय हमारी वायुसेना इस स्थिति में थी जो चीन को बड़ी तगड़ी मात दे सकती थी, लेकिन भारतीय सेना का इस्तेमाल उस समय नहीं किया गया। ये बात सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी, ये बात बिल्कुल सच है और इसको कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल विल की कमी थी जिसने एयरफोर्स के इस्तेमाल को नहीं होने दिया, और इसका खामियाजा हमारी मिलिट्री या फिर हमारी वॉर हिस्ट्री में आज भी गिना जाता है। एक ब्लैक स्पॉट है कि कैसे क्षमताएं, मेंटल ब्लॉक और क्षमताएं होने के बावजूद उसका इस्तेमाल ना करना या फिर डर जाना, पीछे हट जाना, ये था कि पॉलिटिकल विल ने सारी चीज़ें ली। और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर था कि हम तैयार और हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि हमारी एयरफोर्स का पहली बार हमने डोमिनेंस देखा था 47-48 में जब डकोटा उतरे थे श्रीनगर, तब भी उन्हीं की वजह से आप कह सकते हैं कि इनिशियली हमने श्रीनगर को अपने कॉर्डन में लिया था, अपने बचाया था, लेकिन 62 में हम उस पर लैग कर गए या फिर उससे पीछे हट गए। जी, 62 के बाद हम आते हैं 1971 में, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश बना था। उस समय पाकिस्तान के पास सेबर जेट थे, जो शायद उस समय इस इलाके में सबसे आधुनिक युद्धक विमान थे। उनके सामने हमारा मक्खी के बराबर नैट होता था, जिसने बड़ी बहादुरी से लगातार पूरी जंग में पूरे 16, 17, 18 दिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि सेबर जेट उसके सामने टिका ही नहीं। बिल्कुल, उस बारे में कुछ बताइए हमारे विष्णु जी। उसमें सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट था कि वो नाइट ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, और नाइट ऑपरेशन तो सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वेस्टर्न थिएटर जिसकी हम बात कर रहे थे खास तौर पे, या फिर हम दूसरी चीज़ें, नाइट ऑपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते थे, क्योंकि ये सिनेरियो समझा गया कि अब लड़ाई दिन में नहीं होगी, रात में भी होगी। 62 के, या आप कह सकते हैं कि 65 के बाद ये चीज़ें समझी जाने लगी कि अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि हर युद्ध में एक नया पर्सपेक्टिव आता है, एक नया सिनेरियो आता है। तो अब ये समझा गया कि अब आपके लिए नाइट ऑपरेशंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। यही वजह है कि भारत ने उसके बाद अपनी एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को इजाफा करना शुरू किया। आप यह कह सकते हैं कि नए आपके एयरक्राफ्ट जो आप कह सकते हैं, चाहे मिराज हो, मिराज 2000 हो, या फिर आपके MiG-21 हो, ये सारे थे जो 80 के दशक में भारत ने लेने शुरू किए। विष्णु जी। जी, 71 के बाद एक और पड़ाव आता है भारतीय वायुसेना के इतिहास में, जो है 1999 का, जब कारगिल युद्ध के दौरान अगर शायद हमारे जांबाज वायु सैनिक थल सेना की मदद नहीं करते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। उसके बारे में शायद आपने उसको देखा भी होगा, आपको याद भी होगा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, करगिल माउंटेन वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि चोटियों पे बैठा कर आपने किसी ने भी अगर चोटियों को डोमिनेट कर लिया तो बड़ी आसानी से दुश्मन की ना सिर्फ हरकत दे सकता है बल्कि उसको डोमिनेट कर सकता है अपनी एक गोली से। और जो रेशो होता है, जो कहा जाता है कि अगर वो एक फायर करेगा तो एक्यूरेट फायर होता है, और आपको उस ऊपर बैठे एक आदमी के कंपैरेटिवली अपने 10 आदमी लगाने पड़ते हैं, यानी रेशो बहुत ज़्यादा होता है, आपको डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा करना। तो उस डोमिनेंस को कैसे काटा जा सकता है, वो होता है एयर पावर के जरिए। और एयर पावर 1999 में हमने दिखाया भी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल विल, आप कह सकते हैं कि 1999 में डिसाइड किया गया कि हम LOC क्रॉस नहीं करेंगे, अपने इलाकों से ही हमें फायर करना था, और इन हाइट्स पे जहां पर दुश्मन बैठा हुआ है और एक रॉकेट लॉन्चर से आपके एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। और ये हमने देखा भी, अनुभव भी किया। MiG-21 का इस्तेमाल किया गया, कई और आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, मिराज का इस्तेमाल किया गया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी, या फिर आप इन ऑपरेशंस को कह सकते हैं कि एयर पावर ने ही हमको वो डोमिनेंस दी, कि अगर वहाँ चोटियों से वो नहीं बम्बारमेंट करके वो नहीं गिराए जाते या फिर उनको हटाया नहीं जाता, तो फिर शायद हमारे हाथ से NH-1 आप कह सकते हैं, या फिर आप श्रीनगर हाईवे जो है पूरा कट जाता, और जैसे ही सर्दियाँ आती फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो वो टाइम सीधे थे, पत्थर की बिल्कुल मुश्किल था, चढ़ना मुश्किल था, और उनको आप कह सकते हैं कि उनको इतने बर्बादमेंट किए गए, चाहे ना सिर्फ आपकी एयर डोमिनेंस है, बल्कि हम जिसको कहते हैं कि आपका बोफोर्स तोपे फ्लैट कर दिए गए ताकि दुश्मन को वहां से पीछे हटना पड़े। और यही था कि हमने देखा कि 71 में भी, 62 के बाद जितनी जंग हुई, एयरफोर्स की क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑफ एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और एयर नेवी का दिखाई दिया। और हमने ये देखा कि एयरफोर्स की क्षमताएं या फिर उसकी जो ताकत है उससे दुश्मन कितनी जल्दी हार मान सकता है। जी,
मैं ये महसूस करता हूँ कि भारतीय वायुसेना में जितने जहाज़ हमें चाहिए, हवाई जहाज़ लड़ने वाले, उनसे हमेशा कम ही रहे हैं। हमको 22 स्क्वाड्रन चाहिए। आज की तारीख में भी मेरे ख्याल से 27 से 28 स्क्वाड्रन ही है, अभी भी हम 12, 13, 14 स्क्वाड्रन शॉर्ट हैं। राफेल और हमारे यहाँ विमानों की खरीदारी में बहुत टाइम लगता है। उसकी वजह यह है कि ये आरोप लगता है कि शायद गड़बड़ी हुई है, ख़रीदने में कमीशन लिया गया है, इसके चलते बहुत बार जो ख़रीदारी होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। खैर, खुदा करके मोदी सरकार के आने के बाद राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें से कुछ जहाज़ आ चुके हैं, कुछ आने वाले भी हैं। राफेल एक अकेला जहाज़ है जो 4.5 जनरेशन का फाइटर माना जाता है। अभी सारे नहीं आए हैं, लेकिन जब आ जाएंगे हमारे पास 36 जहाज़, तो भारतीय वायुसेना की जो हालत है या स्थिति है चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे लिए कैसी रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन्स का सैंक्शन है, यानी ये आधिकारिक रूप से या सरकार की तरफ से कि इतने स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत लंबे समय से कभी ये पूरा ही नहीं हो पाया। अभी भी हम 32-33 स्क्वाड्रन्स के ऊपर खड़े हुए हैं और राफेल आ जाने के बाद ये क्षमताएं इसी के आसपास बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हमें कई एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट भी करना है, या मिग सीरीज़ को, मिग 21 को, मिग 27 हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आपको पुराने एयरक्राफ्ट्स को हटाना है, नए एयरक्राफ्ट्स को लाना है और स्क्वाड्रन्स की क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ाना है। इसके लिए हमने खुद इंडिजीनियस, जो आप तेजस कहते हैं, उसको भी शामिल किया। लेकिन तेजस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर उसको लेकर इतना अश्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अब 4.5 मार्क 2 भी आ गया है तेजस का। वो शायद जो मार्क 1 था उससे बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन कितना बेहतर है इसके बारे में अभी जानकारी का अभाव है। देखिए, अभी उसको ट्राई एंड टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताता कि 4.5 हमारे पास जब राफेल आएगा क्षमताएं बढ़ेंगी। और अब चैलेंज क्या है विष्णु जी? चैलेंज है 2 फ्रंट सिनेरियो का। जी बिल्कुल। आपके पास स्क्वाड्रन की जरूरत आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको अपनी डोमिनेंस दिखानी है, बल्कि आपकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए आपको लगातार दो तरफा तैयार रहना, और वो पहाड़ी इलाकों में। और आप हमारी जो सीमाएं हैं, LAC, LOC, दोनों बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति की, आप कह सकते हैं कि दोनों में बहुत चेंज है। या फिर पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पर जंगल है, कहीं डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज है, और कहीं पर तो आप अगर नीचे आ जाएंगे IB पर, चाहे वो आप वेस्टर्न थिएटर में आप कह लें, तो वो बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है। तो आपको अपनी एयर डोमिनेंस रखने के लिए फाइटर्स की ज़रूरत है, और वो भी आपके मॉडर्न टेक्निक के, और उसके साथ आप मान के कि आपको न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो यही कुछ चैलेंजेस हैं जिसको लेकर हमारी एयरफोर्स लगातार जूझ रही है विष्णु जी। जी, आपने नए एयरक्राफ्ट्स की बात की। अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो F-16 हमको ऑफर करती रहती हैं। F-18A की बात अभी हमने पिछले प्रोग्राम में की थी, जब हमने भारतीय नौसेना की बात की थी। और भी बहुत सारे विमान निर्माता हैं जो भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इच्छुक हैं। हमारी चुनौती 2 तरफा है, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ तो हमने कई बार जंग लड़ी भी है और उनको बताया है कि हमसे टकराओगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। चीन के साथ 62 की लड़ाई के बाद वायुसेना का इस्तेमाल उस समय भी नहीं हुआ था, हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस बार हमने युद्धक तैनात कर दिए हैं। चीन की वायुसेना के सामने, हालांकि उनकी वायुसेना हमसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनके सभी जहाज़ जो हैं वो रूस से, सोवियत संघ से लिए हुए हैं, उन्हीं की नकल हैं। हमारे पास भी सुखोई है, लेकिन वो ओरिजिनल माल है जो रूस से आया है। तो चीन के मुकाबले हमारी वायुसेना कहाँ ठहरती है, ये बताइए। देखिए, कहा यह जाता है कि चीन के पास जो उसका सबसे फॉरवर्ड मोस्ट या फिर सबसे बेहतरीन है वो J-20 है, और चीन के पास कई एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नो डाउट। हालांकि उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं कि देखा देख बना के अपने तैयार किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है विष्णु जी, वो है ट्राई एंड टेस्टेड। यानी जंग के मैदान में चीन को कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देख लीजिए, चाहे वो ताइवान हो या किसी भी देश के साथ खिलाफ, उसने कभी एयर ऑपरेशंस में इतना ज़्यादा रोल नहीं लिया। लेकिन पिछले 5 से 6 दशक में भारतीय सेना ने या वायुसेना ने बहुत तेज़ी से उसका इस्तेमाल किया, और यही एक्सरसाइज या फिर आपको यही ऑपरेशनल प्रिपरेशननेस आपको बताती है कि आप कितने तैयार हैं। युद्धक विमानों के साथ साथ भारत ने डाइवर्सिफाई किया। अब ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास आ गए हैं। रोमियो है जो युद्ध में काम आता है और इंटरसेप्ट करता है दुश्मन के जहाज़ को। हेलीकॉप्टर्स के मामले में हमारी क्या स्थिति है अभी, क्योंकि हमने सुना है कि चीन के पास हेलीकॉप्टर्स में भी हमसे ज़्यादा सामान है, नंबर 1। नंबर 2, ड्रोन्स, जो कि लगातार अब युद्ध में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे ऐसा माना जाता है, उसमें चीन को महारत हासिल है। भारत उसमें कहाँ खड़ा है, इन दोनों के बारे में बताइए। विष्णु जी, जो रोमियो हेलीकॉप्टर की आप बात करें तो इंडियन नेवी के लिए आने वाला है, और जो दूसरे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर आप ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जब LAC की बात हम करते हैं
तब उसमें गेम चेंजर था यही हेलीकॉप्टर से एयर पावर्स, क्योंकि मोबिलाइजेशन आप कैसे करेंगे इन इलाकों में, क्योंकि अगर आप ट्रूप्स को पहुंचाएंगे तो उनको करीबन 10-12 घंटे या करीब से 2 दिन तो लगेंगे, लेकिन इनकी मदद से आप 2-4 घंटे के अंदर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। यही चीन के लिए सरप्राइज था। अब आपने बताया कि हमारे पास चिनूक है जो हमने अमेरिका से लिया, बोइंग का है, सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर बहुत कारगर है, उससे बहुत ज़्यादा भारी संख्या में करीबन 10 से 20 टन के करीब उससे पेलोड उठा के भेजा जा सकता है, 30 से ऊपर सैनिक जा सकते हैं उसके अंदर, और ये सारी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसे एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टर। अब उसके साथ साथ आपको चाहिए अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो हमारे पास अपाचेज हैं। अपाचेज के अलावा हम खुद इंडिजिनियस ध्रुव आप कह सकते हैं, मार्क 1 या मार्क 2, ये इसके ऊपर काम हो रहा है, फिर ये आ चुके हैं। अभी आपने देखा हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर खुद वाइस चीफ ने हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया, जो आपके जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आपके लिए क्षमताएं तो ट्रांसपोर्टर और अटैक विंग की तो बन गई, लेकिन आपने जो दूसरा कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ना सिर्फ सर्विलेंस के लिए, बल्कि अब ये देखा गया कि अगर आपको अटैक करना हो या फिर आपको टेक्टिकल ऑपरेशंस करने हो, चाहे बालाकोट की तरह या दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, तो आपको ऐसे ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये, लेकिन उसमें दिक्कत है कि ड्रोन्स का जो आपका खर्चा है या फिर उसका जो उस पर जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत अग्रेसिवली किया जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि अर्मेनिया, अजरबैजान या फिर दूसरे देशों में जंग के मैदान में, अफगानिस्तान में या फिर उधर, ड्रोन्स के इस्तेमाल ने सिनेरियो को बदल दिया, वॉर के सिनेरियो को, और वो अब हर जगह दिखेगा और भारत उसको देख रहा है, लेकिन भारत की ज़रूरतें उससे अलग हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिसको लेकर डिस्कशन भी हो रहा है, इसको लेकर ये भी देखा जा रहा है कि हमारे लिए क्या एक्यूरेट होगा, या हमारे 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए या फिर हमारे माउंटेन वॉरफेयर के लिए क्या ज़्यादा कारगर होगा। इन सभी चीज़ों को देखकर ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। विष्णु जी, भारतीय वायुसेना के बारे में इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए सुमित, आपको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आज हमने भारतीय वायुसेना की चुनौतियों के बारे में जाना कि किस तरीके से हमारी वायुसेना सिर्फ 32 या 33 स्क्वाड्रन्स के साथ 2 सीमाओं पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और चुनौतियां और बहुत सारी हैं। सरकार को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना तत्पर है, लेकिन उसको मदद की भी ज़रूरत है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। डिफेंस डोज में आज यहीं तक। उम्मीद है आपसे आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, और बाकी सभी समाचारों के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से।